हेलो दोस्तों, LSL 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जर्नल साइंस के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे 171 नंबर से। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 170 क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो भी छात्र उन क्वेश्चनों को नहीं देखें, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ओके, या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ेंगे 171 नंबर से। 171, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है? चार ऑप्शन है आपके पास, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, कार्बन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कार्बन। विद्युत का सबसे खराब चालक कौन सा होता है? कार्बन। दिए गए विकल्पों में सबसे खराब चालक कार्बन है, जबकि कॉपर और एल्युमिनियम अच्छे चालक हैं। तो याद रखना, कॉपर और एल्युमिनियम जो हैं ये विद्युत का अच्छे चालक हैं, जबकि कार्बन सबसे खराब चालक है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं रेलवे की किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। रेलवे की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, खासकर रेलवे ग्रुप डी में। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर तैयार करके अपने एग्ज़ाम में जाना, 100% सफलता पाएंगे आप। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो के अंत में अगर आपको लगे कि नहीं ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, प्रश्न संख्या 172, निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक हैं? बताना है। निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक हैं? चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम। पदार्थों में विद्युत के कौन चालक हैं? एल्युमिनियम। दिए गए विकल्पों में एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, जबकि चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच विद्युत के कुचालक है। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 173, किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है? 2006 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है? अंदर के गैसों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण, अचानक संपीड़ित गैस के बाहर निकलने के कारण, निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु की तीव्रता से जाने के कारण, कोई अन्य कारण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु की तीव्रता से जाने का कारण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। विद्युत बल्ब के फूटने पर उसके निर्वात की पूर्ति के लिए वायु तीव्र गति से प्रवेश करती है, जिसके कारण हल्का धमाका होता है। आप सभी को पता ही होगा कि जो विद्युत बल्ब लगाए जाते हैं घरों में, 100 वाट के, 10 वाट के, 26 वाट के, जो भी विद्युत बल्ब होते हैं उसके अंदर निर्वात किया जाता है। निर्वात करने पर आर्गन जैसी गैस भरी जाती है, तभी वो उंजेला दे पाता है ना। तो जैसे ही वो फूटता है तो वो निर्वात में जाकर वायु प्रवेश करती है, तो दोनों के रिएक्शन से ही धमाका होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 174, बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है? बताना है कि बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है, एसी धारा छत को कम करने के लिए, कॉपर छत को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस छत को कम करने के लिए, घर्षण क्षति को कम करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एसी धारा छत को कम करने के लिए। ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, इसको थोड़ा बढ़ाकर नहीं देखिएगा, नहीं तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर छूट जाएंगे। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एसी धारा छत को कम करने के लिए। ओके, बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग एसी धारा छत को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं, उदासीन। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 176, निम्नलिखित प्रजातियों में कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकती? निम्नलिखित प्रजातियों में कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकती? बताना है। HCl, CCl2, SiF4, CH2 = CH2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HCl। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। HCl इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकती। ओके, अगला प्रश्न। जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस बार रेलवे में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो ध्यान पूरा वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 177, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा। यदि
दोनों की धारता समान हो, पहला ऑप्शन ए। दोनों का तापमान समान हो, ऑप्शन नंबर बी। दोनों के आवेश की मात्रा समान हो, ऑप्शन नंबर सी। और डी ऑप्शन है दोनों का विभव समान हो। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों का विभव समान हो। जब दोनों का विभव समान होगा तो विद्युत, दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाएगा तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगी। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 178, किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। बताना है, किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है टन में, प्रतिशत में, सीओपी में या तापमान में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीओपी में। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सी। एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है सीओपी, जिसका फुल फॉर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में व्यक्त किया जाता है। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 179, घरों में लगे बिजली के मोटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। घरों में लगे बिजली के मोटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं वोल्ट में, एम्पियर में, किलोवाट घंटा यूनिटों में या ओम में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट घंटा में। जो घर में बिजली के मीटर लगाए जाते हैं वो जो रिकॉर्ड होता है उसमें किलोवाट घंटा में कितने किलोवाट घंटा यूनिट चली। ओके, प्रश्न संख्या 180, डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है। डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है। इनमें अधिक विद्युत ऊर्जा समाहित होती है या वोल्टेज के उतार चढ़ाव से मुक्त होती है। ऑप्शन सी है इसका उत्पादन लागत काफ़ी कम होती है। ऑप्शन नंबर डी है न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है ना। जो एसी डीसी आपने पढ़ा ही होगा, एसी डीसी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 181, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है। चार ऑप्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ग्लास फाइबर, विद्युत रोधी टेप और या पॉलीविनाइल क्लोराइड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 182, निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड द्रव्य उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्रदान करता है। चार ऑप्शन है, ऑक्साइड, विलेपित, टंगस्टन या थोरियम युक्त जेनर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्साइड विलेपित, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यूप्रस ऑक्साइड विलेपित कैथोड द्रव्य उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 183, तीन प्रकारों में रेडियो सक्रिय अवयवों द्वारा संक्रमित विकिरणों में कौन सी एक्स किरण की तुल्य है किंतु कम तरंग दैर्ध्य की है। चार ऑप्शन है, अल्फा विकिरण, बी ऑप्शन है बीटा विकिरण, सी ऑप्शन है गामा विकिरण, डी ऑप्शन है तीनों में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गामा विकिरण, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गामा विकिरण। वेदन क्षमता की दृष्टि से गामा किरणें एक्स किरणों के तुल्य हैं, है ना, किंतु गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों की अपेक्षा कम होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 184, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका त्वरण दुगना हो जाता है, उसका संवेग दुगना हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, उसका संवेग दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति को दुगनी की जाती है तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 185, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। कैलोरी, केल्विन, जूल, अर्ग। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैलोरी, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में, एसआई पद्धति में तापमान को केल्विन में और कार्य को जूल में, ऊर्जा को अर्ग में मापा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 186 नंबर, निम्न में से कौन सत्य है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संलयन एवं विखंडन दोनों में समान ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन बी, संलयन के प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है।
ऑप्शन नंबर सी है विखंडन में प्रति परमाणु उत्सर्जित ऊर्जा संलयन में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी है विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान की उत्सर्जित ऊर्जा संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान की ऊर्जा से अधिक होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 187, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ओके, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 4 ऑप्शन हैं। रेडियम की खोज किसने की, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, एक्स किरणें की खोज किसने की, इनकी खोज किसने की ये बताना है। एक तरफ दिया है रेडियम, एक्स किरणें और एक तरफ दिया है इनके खोजकर्ता के नाम। तो जैसा कि हमने इसमें मिला भी दिया है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडियम। देखिए किसने खोजा था, मैडम क्यूरी ने खोजा था। और पीरियाडिक टेबल किसने खोजा था, इसको मेंडलीफ ने खोजा था ना, मेंडलीफ। और पीरियाडिक टेबल में 3-4 लोगों को खोज का श्रेय है, वो सभी याद रखना आप। क्वांटम सिद्धांत जो है मैक्सवेल ने खोजा था और एक्स किरणें जो है WC राजन ने खोजा था। तो याद रखना ये सभी, देखिए हमने मिलान कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 188, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बेकुरल, सत्येंद्र नाथ बोस, जोन्स जैकब, बर्जेलियस, एल्बर्ट आइंस्टीन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी बेकुरल। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बेकुरल। ओके, प्रश्न संख्या 189, सोलर सिस्टम को किसने खोजा, सोलर सिस्टम को किसने खोजा। 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी केपलर, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉपरनिकस। सोलर सिस्टम की खोज किसने की, कॉपरनिकस। सोलर सिस्टम की खोज कॉपरनिकस ने की थी। सोलर सिस्टम सूर्य, ग्रहों तथा उपग्रहों का समूह है। ओके, सोलर सिस्टम क्या है, सूर्य, ग्रहों एवं उपग्रहों का समूह है, जिसे सौरमंडल बोला जाता है। ओके, अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दृश्य प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी है अवरक्त तथा ताप के ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन सी है एक्स किरणों के रूप में, या डी ऑप्शन है गामा किरणों के रूप में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। ओके, प्रश्न संख्या 191, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। 4 ऑप्शन है। 8.3, 7.3, 9.4, 5 मिनट से कम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8.3। कहीं कहीं आपको 8.33 भी देखने को मिलेगा, तो दोनों करेक्ट होंगे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 8.3। सूर्य प्रकाश करीब 500 सेकंड या आप 8.3 मिनट धरती पर पहुंचता है, ये कह सकते हैं, है ना। अगर सेकंड में दिया होगा तो 500 सेकंड। अगला प्रश्न, प्रश्न 192, सौर सेल परिवर्तित करती है प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो सोलर सेल आपके गांव में लगा होता है ना, तो वो कैसा करंट लाइट देता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सौर सेल परिवर्तन करती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 193, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, ये सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गामा रे, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती हैं, जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैंसर के उपचार में। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में प्रश्न कि गामा किरणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखेंगे कैंसर के उपचार में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 194, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है। नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे TNG बोला जाता है, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलाइक अम्ल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। डायनामाइट एक विस्फोटक है। इसके निर्माण में ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जिसे TNG बोला जाता है, का प्रयोग किया जाता है। यह एक रंगहीन द्रव है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 196, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। ओजोन
मनुष्य की रक्षा करता है? अल्फा किरणों से, बीटा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पराबैंगनी किरणों से। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। ओके, तो याद रखेंगे। देखिए, ओजोन को O3 से डिनोट किया जाता है। ओजोन एक गैस है। यह समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच पाई जाती है। ओजोन पर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, है ना, जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है 280 से 320 मीटर के बीच, को प्रभावित ढंग से रोकती है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 197। ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? 4 ऑप्शन हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रोपोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर या मेसोस्फेयर। ये सब इंग्लिश नाम है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्ट्रोटोस्फेयर। स्ट्रोटोस्फेयर होता है संताप मंडल। आपने नाम सुना ही होगा, हिंदी में आपको पता होगा, इंग्लिश में हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन इंग्लिश में भी याद रखना। ओके, तो देखिए इसके विषय में हम जान लेते हैं। ओजोन परत जो है स्ट्रोटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल बोला जाता है, के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है। यह मौसमी हलचलों से मुक्त होता है। इसके लिए वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं। जो हवाई जहाज़ उड़ती है समताप मंडल में ही उड़ती है। तो याद रखेंगे बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 198। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया? 4 ऑप्शन है। मैक्स प्लांक, आइंस्टीन, न्यूटन, हर्ट्ज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आइंस्टीन। तो E बराबर mc का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि E बराबर mc सूत्र की सहायता से द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण किया जाता है। इस सूत्र का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। इसे सापेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान व ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं बल्कि एक दूसरे से संबंधित हैं। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 199। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन, अल्फा कण। तो 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 74% पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक पाई जाती है ना, जो नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 200। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है, बताना है वो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारत के अंदर विशाल भंडार पाया गया है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थोरियम। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में थोरियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। यह केरल और तमिलनाडु की समुद्री तटीय बालू में बहुयातायात में है। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 201। न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है। रिएक्टर शक्ति स्तर में परिवर्तन करना, न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना, रिएक्टर की विखंडन अपक्रिया के ताप को बाहर निकालना, उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना। ओके, देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 202। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम, जस्ता, यूरेनियम, सीसा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैडमियम। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैडमियम। प्रश्न संख्या 203। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसमें से किसका उपयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसमें किसका उपयोग होता है? भारी जल का, ग्रेफाइट का, बेरिलियम का, ये सभी। मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर सभी ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो रिएक्टर में परमाणु अपक्रिया का समान रूप से संचालित करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट तथा बेरिलियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 204। सूर्य की रेडियंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कंबशन, कॉस्मिक रेडिएशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य की रेडियंट ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के हीलियम परमाणु में संलयन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 205।
सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है, किस नाम से? लाल दैत्य, छोटा या पीला बौना, सुपरनोवा, पल्सर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटा पीला बौना। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है छोटा या पीला बौना। ओके, छोटा पीला बौना तारे की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में तारे में मौजूद हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस के रूप में संलयन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 206। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बताना है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जीमोन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली प्रमेय, ऊष्मीय गतिकी सिद्धांत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार आकाश गंगाएं लगातार दूर भाग रही हैं और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है ना? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 207। औसत रूप में 235 यूरेनियम 92 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? तो 2, 2.5, 3, 1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 235 यूरेनियम 92 के एक विखंडन में, या 92 यूरेनियम 235 कह सकते हैं ना, तो 92 यूरेनियम 235 के एक विखंडन में 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। फिर प्रत्येक न्यूट्रॉन 3 अन्य न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नियंत्रक क्षणों द्वारा 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को आवेशित कर लिया जाता है। ओके, तो ये प्रक्रिया पहले 3 उत्सर्जित होता है, फिर उससे 3 होता है, फिर उससे 3 होता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 208। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं? आयतन, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लंबाई। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं लंबाई। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, लंबाई 2 बिंदुओं के बीच की पृथकता दूरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 209। एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? ये बताना है। 4 ऑप्शन है, लाइट पेन की, माउस की, डिजिटाइजर की या टर्मिनल की। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। टर्मिनल के द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। यह एक प्रकार का विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 210। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है, सभी को पता होगा। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है। 4 ऑप्शन है, कंप्यूटरीकृत पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के संदर्भ में सीपीयू का अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू के 3 मुख्य संगठन निम्न प्रकार के हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एलयू और तीसरा है मेमोरी। ओके, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 211। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम आगत यानी इनपुट तथा निर्गत यानी आउटपुट भंडारण करने वाला है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, टेली टाइपराइटर, ऑप्शन नंबर बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। ओके, क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क शीघ्रता से इनपुट व आउटपुट भंडारण करने वाला साधन है। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 212। कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, मोडेम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? कीबोर्ड का। कंप्यूटर गेम खेलने में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है? ओके, कीबोर्ड का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 213। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है?
ए ऑप्शन है जब कंप्यूटर लाइन से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा भेजे जाते हैं। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग का कार्य यही होता है कि जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन प्रोसेसिंग में कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ करके उसके माध्यम से डाटा का आदान प्रदान, स्टोरेज एवं प्रोसेसिंग किया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 214, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है ये बताना है। कीबोर्ड, माउस, विंडोज एचपी, रोम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विंडोज एचपी जो है हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड, माउस एवं रोम ये सब क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके विषय में हम जान लेते हैं। देखिए, जो बाहरी चीज़ें हैं कंप्यूटर से, जो बाहरी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या उसको देखिए आप मॉनिटर हो गया, या जो बूफर चलाया जाता है, जो भी चीज़ें बाहरी चीज़ें हैं उसे हार्डवेयर बोला जाता है। जो आंतरिक चीज़ें हैं उसे सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो कीबोर्ड, माउस, रोम, हार्डवेयर ये क्या है? ये हार्डवेयर है। जबकि विंडोज़ क्या है? एक थी सॉफ्टवेयर है। जो विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो हम लोग चलाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 215, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड। ओके, आधुनिक कंप्यूटर में कीबोर्ड सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस है जो टाइपिंग के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 216, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे निर्वात ट्यूब नलका का, ट्रांजिस्टरों का, समाकलित सर्किटों का, कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 217, कंप्यूटर में माउस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ए ऑप्शन है एक तत्व जो हाथों को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर बी है एक युक्ति जो खोए आंकड़ों को वापस लाती है। ऑप्शन नंबर सी है एक संकेतन युक्ति जो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। और एक पर्दा प्रक्षक। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ये एक संकेतन युक्ति है ना, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। माउस एक संकेतन युक्ति है जो मॉनिटर के स्क्रीन में प्रदर्शित किए जाने वाले मेनू प्रोग्राम विशेष चयन के लिए पॉइंटर का कार्य करता है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 218, कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दोनों, कोई नहीं। कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है? वो सॉफ्टवेयर का है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमने बताया कि जो बाहरी चीज़ें होती हैं वे हार्डवेयर होती हैं और जो आंतरिक चीज़ें होती हैं वो सॉफ्टवेयर होती हैं। तो विंडोज़ एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 219, एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में होते हैं मशीन लैंग्वेज, पास्कल, सेकेंडरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मशीन लैंग्वेज। एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में होते हैं मशीन लैंग्वेज। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर द्विधारी अंकीय प्रणाली पर कार्य करता है। यह मात्र मशीनी भाषा में निर्देश प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 220, एक सोर्स प्रोग्राम है। बताना है एक सोर्स प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम जो मशीन भाषा में है, एक प्रोग्राम जिसकी मशीनी भाषा में भाषांतर होता है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक सोर्स प्रोग्राम है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर होती है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 221, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है अंग्रेजी एवं गणित, संकेत। बी ऑप्शन है द्विधारी संख्या जिसे बाइनरी संख्या भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी है निमोनिक्स। ऑप्शन नंबर डी है फोर्ट्रान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्ट्रान। ओके,
कंप्यूटर की असेंबली भाषा फोर्ट्रान है। तो याद रखेंगे डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 222, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम, ऑपरेटिव सिस्टम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। तो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। याद रखेंगे सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 223, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर सहजता बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? फंक्शनल भाषा, मशीनी भाषा, तार्किक प्रोग्राम भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा या अज्ञात्मक भाषा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा। देखिए तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा सीखने के लिए सबसे सहज भाषा है, इसमें कंपाइलर का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 224, एक बताना है, एक लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है। तो किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है। मेगाबाइट एक मात्रक होता है जिसे डिजिटल इन्फॉर्मेशन संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजिटल इन्फॉर्मेशन संग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है 225 नंबर, बाइनरी द्विआधारी, बाइनरी किसे कहा जाता है? द्विआधारी प्रणाली में 11 + 1 बराबर क्या होता है? तो यहाँ ध्यान देना कि 11 + 1 बराबर 12 नहीं, आप टिक करके चले आना। कंप्यूटर का जोड़ घटाव अलग होता है। कंप्यूटर बाइनरी सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें जोड़ की घटना अलग होती है, घटाने की घटना अलग होती है। तो इन सभी चीज़ों को इसी में हम समझ लेंगे। तो द्विआधारी अंक में प्रणाली में 11 + 1 का किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12, 111, 110, 100। तो ध्यान देना यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 100। यहाँ 1 + 0 जोड़ोगे तो 1 होगा, ये सिंपल भाषा है। ऐसे भी जोड़ोगे तो 1 ही होगा। अगर 0 + 1 जोड़ोगे तो 1 होगा, ठीक है। अगर इसको पलट दोगे तो 1 होगा, है ना। सिंपल भाषा ये भी है। लेकिन यहाँ 0 0 जोड़ोगे तो 0 होगा। और यहाँ ये भी सिंपल भाषा है, ये तो नॉर्मली भाषा है। जैसा कि हम ऐसे भी जोड़ेंगे तो 1 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 1 होगा। 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। लेकिन ध्यान यहाँ पर देना है कि 1 + 1 जोड़ेंगे तो ये 2 नहीं होगा। 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 नहीं होगा, ये 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा कैसे? इस प्रकार से देखिए। तो अब यहाँ पर हम देखिए जोड़ते हैं। जैसे 11 + 1 जोड़ेंगे तो 1 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ 1 बचा है। क्या बचा है? 1 बचा है, एक हासिल के साथ। यहाँ एक हासिल भी हमारा बचता है। ओके, तो फिर 1 1 जोड़ेंगे, फिर 0 बचेगा, है ना। और फिर क्या? एक हासिल जो बचा था उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। नहीं, जैसे 1 1 + 1 जोड़ा, 1 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। एक हासिल बचा हमारा, फिर 1 यहाँ पर जोड़ेंगे हासिल वाला, 1 1, फिर 0 आएगा, फिर एक हासिल बचेगा। अब हासिल लिख देंगे। तो यानी क्या हो जाएगा कि 11 + 1 क्या हो जाएगा? 100। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 226, 25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण है। तो बाइनरी किस प्रकार से निकालेंगे? ये बाइनरी निकालने का तरीका है कि हमेशा 2 से भाग देते हैं, है ना। जो शेष बचता है उसको लिख लेते हैं, इजी है। जैसे 25 का निकालेंगे बाइनरी तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 12 दूना 24, 1 बचा, 1 यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 6 दूना 12, नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख लेंगे यहाँ, है ना। और फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, फिर कुछ नहीं बचा, फिर 0 लिख लेंगे यहाँ पे। और अब की 1 से भाग, 2 का नाम 2, कितना बचा? 1। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको नीचे से लिखते चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से करेंगे ना। देखिए यहाँ बना भी हुआ है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से, पीछे से, नीचे से। तो 1 1 0 0 1। तो ये 25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण है। ओके, तो आप फटाफट लगा दीजिए। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? दूसरा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 227, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं ये बताना है।
इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 4 ऑप्शन है, 4, 8, 130 और 1024। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8, तो बी आपका राइट ऑप्शन है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। तो ये भी याद रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, एक निबल बराबर 4 बिट्स। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 228। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता, ईमेल कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार लिखा जाता है, आप मोबाइल चलाते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ MARS.org दर्शाता है। तो क्या इसका ये चीज़ लास्ट वाला क्या चीज़ दर्शाता है? कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा .in.com, है ना। तो ये क्या चीज़ को दर्शाता है ये बताइए। सदस्य के नाम को, सर्वर को, डोमेन के नाम को, सर्च इंजन के नाम को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डोमेन को के नाम को, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डोमेन के नाम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 229। http www.ddif.com वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट एड्रेस। ये क्या है? एक वेबसाइट है। वेबसाइट में हम लोग लिखते हैं ना www.com, तो ये एक प्रकार का क्या है? वेबसाइट। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेबसाइट की पहचान क्या होती है कि आगे HTTP लिखा होगा। क्या लिखा होगा? HTTP, है ना। तो इससे आप समझ जाइएगा कि ये वेबसाइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न है 230। psharma@yahoo.com ये क्या है? वेबसाइट है या ईमेल एड्रेस है या इंटरनेट एप्लीकेशन या इंटरनेट एड्रेस है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये एक ईमेल है। क्या है? ईमेल एड्रेस। ये लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस इस प्रकार लिखा जाता है, आपको पता ही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 231। http www.prembile.com इसे GRI में HTTP चिन्हित अंश क्या है? मेजबान, क्षेत्र नाम, पूर्व संधि, शीर्ष स्तर क्षेत्र। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संधि। HTTP जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर फाइल, ग्राफिक छवि, ध्वनि, वीडियो तथा अन्य मल्टीमीडिया फाइलों के हस्तांतरण के नियम का सेट है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 232। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली संबंधित है ना। बताना है इंटरनेट से कार्य प्रणाली से संबंधित है। www, HTTP, ईमेल, ये सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा www। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, शब्द इंटरनेट का कार्य प्रणाली से संबंधित है। इंटरनेट पर वेब पेज से संपर्क करने के लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 233। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन है। केवल पाठ की, केवल चित्र की, केवल ध्वनि व पाठ की, पाठ, चित्र व ध्वनि की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पाठ, चित्र व ध्वनि की। तो www वर्ल्ड वाइड वेब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सूचनाओं के संप्रेषण तथा अधिग्रहण करने वाली प्रणाली है। वर्ल्ड वाइड वेब पर पाठ, चित्र एवं ध्वनि इत्यादि प्रकार की सूचना होती है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 234। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है स्टोरेज, मेमोरी, प्रोग्राम, लॉजिक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। प्रश्न संख्या 235। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप से भी संकेतित होती है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप से भी संकेतित होती है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दोनों इंटरनल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? दूसरा, दोनों इंटरनल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे इंटरनल स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 236। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? लॉजिक,
कंट्रोल स्टोरेज प्रोग्राम। तो पता है आप मोबाइल में लगाते हैं, मेमोरी स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है ना। अगला प्रश्न, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप से प्रयुक्त होते हैं। सॉफ्ट कॉपी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड कॉपी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो बी आपका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 238, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सीपीयू का, कॉम्पैक्ट डिस्क का, मॉनिटर का या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ओके, सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क तथा मॉनिटर कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 239, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम, प्रिंटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मॉडेम। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। LAN प्रयुक्त होता है जिसे लाइन बोला जाता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, ऑप्शन नंबर डी कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र में रखे सभी कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 241, किस तरह का उपकरण डायोड है। किस तरह का उपकरण डायोड है। द्विपार्श्वी, रेखी, आरेखी, एक ध्रुवी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरेखी। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत परपथ के संदर्भ में आरेखी युक्ति एक ऐसी विद्युत उपकरण है जिसमें विद्युत धारा तथा वोल्टेज के मध्य रेखीय संबंध नहीं होता। डायोड इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 242, निम्नलिखित में से धन अवस्था युक्ति का उदाहरण क्या है। पेंटोड, ट्रायोड, डायोड, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। धन अवस्था युक्ति का उदाहरण क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसमें धारा का मान पहले से अधिक या धनात्मक हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 244, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अत्यधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। लेजर जेट, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, बबल जेट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। डॉट मैट्रिक्स। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 245, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हार्डवेयर। तो कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है। हार्डवेयर। ओके, देख लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़े सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इनमें कंप्यूटर के चारों उपविभागीय केंद्रीय संसाधन, एक आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्मम एक सभी प्रकार की स्मृति युक्ति, टेप रिकॉर्डर, मोडेम और कपलर इत्यादि आते हैं। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 246, निम्न में विषम को बताइए। क्या चीज़ इसमें विषम है। वाटर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाटर प्रिंटर। तो ये सबसे विषम है। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो समान वाटर प्रिंटर, यहाँ पर देखिए समान वाटर प्रिंटर नाम का कोई प्रिंटर नहीं होता है, जबकि शेष तीनों प्रिंटर प्रकार हैं। तो वाटर प्रिंटर कहाँ से आगे जाएगा भाई। ये तीनों प्रिंटर तो हैं, लेकिन ये वाटर प्रिंटर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 247, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे DOS है, एक बताना है क्या चीज़ है। प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। सर्च इंजन, वायरस को साफ करने वाला सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 248, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। फायर टोंग्स जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। तो देखिए प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का, प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों के संयोजन का। तो आपने उत्तोलक पढ़ा होगा, कक्षा 10 में पढ़ाया जाता था, है ना।
विज्ञान में उत्तोलक। ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी बनता है, तो ध्यान देना। जो चिमटा है ये कौन सा उत्तोलक होता था? तृतीय प्रकार का। कैसा? तृतीय प्रकार का। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में डब्लू और जिसे भार बोला जाता है वेट, आलम्ब जिसे एफ बोला जाता है, और आयास ई बोला जाता है। इसमें यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। याद रखना, इसमें यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। किसमें? तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 249। यदि कोई वातावरण ना हो या नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि में क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी, बढ़ेगी, वही रहेगी, मौसम पर निर्भर करेगी। करेक्ट ऑप्शन वही रहेगी, है ना। अगर कोई वातावरण पृथ्वी पर ना हो, निर्वात हो, जैसे सूर्य चंद्रमा में होता है, तो पृथ्वी की जो दिन रात की अवधि होती है वही रहेगी। पृथ्वी दिन रात की अवधि वातावरण पर निर्भर न करके पृथ्वी के घूर्णन की अवधि पर निर्भर करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, इसलिए 24 घंटे का दिन एवं रात होता है। अतः पृथ्वी पर वातावरण न रहने पर भी दिन रात की अवधि वही रहेगी, है ना। तो जो दिन रात की अवधि होती है ये इस पर मतलब वातावरण पर निर्भर ना करके ये इस पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करती है। जब 24 घंटे में एक चक्कर हमारी पृथ्वी पूरा करती है तो दिन और रात की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 250। नोबेल अल्फ्रेड बर्नार्ड, जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, वे थे एक इंजीनियर, केमिस्ट, वैज्ञानिक, ये सभी। तो वो थे वो चारों चीज़ यानी तीनों चीज़ थे। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल एवं एक स्वीडिश वैज्ञानिक, इंजीनियर व केमिस्ट थे, है ना। तो ये तीनों चीज़ थे, ये ध्यान रखना है। संख्या 251। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो फटाफट बताइए। 4 ऑप्शन है, 15, 169, 159, 109। राइट ऑप्शन हो जाएगा 159। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159। बैरल से कच्चा तेल नापा जाता है ना, क्या नापा जाता है? कच्चा तेल। तो ध्यान रखना, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 252। हाई हील अथवा नुकीले जूते हानिकारक हैं क्योंकि जो हाई हील पहनते हैं, जो मॉडल पहनते हैं ना, आपने देखा होगा हीरोइन में, हालांकि अब गांव में भी इसका प्रचलन काफ़ी तेज़ी से हो गया है, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनने का, है ना। तो वही पूछा जा रहा है कि हाई हील अथवा नुकीले जूते हानिकारक हैं क्योंकि उनके पांव घायल हो जाते हैं, वे दृष्टि को कमज़ोर करते हैं, उनके कारण पोलियो होता है, उनके कारण पीठ दर्द होता है और अनिद्रा होती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उनके कारण पीठ दर्द होता है और अनिद्रा होता है। देखिए, देखा देखी ना करें आप टीवी सीरियल का। टीवी सीरियल में बहुत सारी हीरोइनें जो ऊंची हील के एड़ी सैंडल पहनती हैं, तो अगर उनकी ज़्यादा देर तक पहनती हैं तो उसके कारण उनके पीठ दर्द होता है और अनिद्रा होती है। ओके, सिंपल चप्पल पहनना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 253। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताना है कौन सा कथन गलत है। सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा था। 15वीं सदी में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। और एडवर्ड जेनर ने टीका खोजा था। हेनरी कैडविस ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो बताना है कौन सा गलत है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हेनरी कैडविस ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले। तो ये यहाँ हेनरी कैडविस कैसे आ गए भाई? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ना। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। तो ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 254। नैनो तकनीकी एक तकनीकी है जो संबंधित है ध्वनि से, प्रकाश से, अंतरिक्ष अनुसंधान से, परमाणु भौतिक से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु भौतिक से। तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 255। काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है। काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है एक छिद्र को शुद्ध रूप से फिनिश करने का, छिद्र के आंतरिक पृष्ठ को मशीन करने का, छिद्र की गोलाई ठीक करने का, बेलनाकार रूप में छिद्र के सिरे को बड़ा करने का। देखिए, काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है जो बेलनाकार रूप में छिद्र के सिरे को बड़ा करने का कार्य करता है, यानी डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 256। सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? बताना है सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हृदय की धड़कन, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल का दाब,
ऑप्शन सी भूचाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भूचाल, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से भूचाल यानी भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दबाव और भैदों द्वारा समुद्र की गहराई और हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 257। लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक हैं। क्रिस्टोफर डाक, नील्स बोर, माइकल इदवर्सी, पुपिन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 258। पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में किसकी मात्रा लगभग 78% होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% और शेष 1% में आर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो याद रखना नाइट्रोजन कितने परसेंट? 78%। प्रश्न संख्या 259। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? आयन मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओजोन मंडल, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल के समीप अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है जिसमें अनास्थानिक ईंधन के जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है जिससे ओजोन मंडल को काफ़ी क्षति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 261। किस कारण सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमता है? चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी गुरुत्वाकर्षण बल। किस कारण सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 263। TGV विद्युत उच्च गति की ट्रेन दौड़ती है चीन में, कनाडा में, USA में, फ्रांस में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस में। प्रश्न संख्या 265। यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में गुण एक समान हो तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है? समांगी, समदैशिक, एक समान, सतत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समांगी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान गुण व्याप्त होने पर वस्तु को समांगी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 266। निम्नांकित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? देखिए, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो पहले इसमें दोनों में अंतर हम समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन के बाद पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, वो पूर्वावस्था में लौट सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन होने पर वो पूर्वावस्था में नहीं लौट सकता, है ना। जैसे मोमबत्ती क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन जब कोई लाल पीला रंग हम मिला देते हैं, लाल पीला रंग, तो क्या वो जो मिक्सचर बनता है वो क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। अब उसको अलग अलग तो कर नहीं सकते। तो इसी प्रकार से जो भौतिक परिवर्तन होता है उसको दोबारा तो हम अब उसी अनुसार ढाल सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में इसी प्रक्रिया नहीं होती। 4 ऑप्शन है। लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही बनना, कोयले का जलना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पानी का भाप में बदलना, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगर पानी भाप में बदल गया तो भाप पानी में भी बदल सकता है, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पूछा गया है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 267। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, सभी को पता है। अधिवर्ष उसे कहते हैं जिसमें वर्ष फरवरी 29 की होती है। चंद्रमा द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय होता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी को कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हुआ, ना कि समय का। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 268। केरोसिन जो मिट्टी का तेल है क्या अपेक्षित घनत्व की इकाई है?
मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई नहीं। क्यों? देखिए, पिंड का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है पिंड का घनत्व अपान जल का घनत्व। चूँकि अपेक्षित घनत्व का एक शुद्ध अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 270, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शक्ति उत्पादन से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन हैं, BPCL, NTPC, RITES, NTC। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा NTPC, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके, शक्ति उत्पादन से संबंधित है जहां बिजली उत्पादन होता है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना ताप विद्युत ऊर्जा के विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनी के रूप में नवंबर 1975 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 272, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, रेल यात्रियों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, समुद्र यात्रियों के द्वारा। तो सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों के द्वारा। सोनार जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंकिंग। ओके, एक सुदूर संवेदन प्रणाली है जिसके माध्यम से पानी के अंदर विद्यमान ध्वनि तरंगों का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 273, बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिर जाने पर क्या होता है? आंधी, तूफान, वर्षा, साफ मौसम, इनमें से कोई नहीं। अगर बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आएगा, या वर्षा होगी, या साफ मौसम रहेगा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, आंधी तूफान आएगा। अगर एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आएगा, अगर एकाएक ऊपर बढ़ जाता है तो मौसम साफ रहेगा। बैरोमीटर में पारा एकाएक नीचे गिरने का अर्थ है कि वायुमंडल का दाब एकाएक कम हो गया है, जिसके कारण आंधी तूफान आने की संभावना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 274, सामान्यतः कुंजिकी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? अच्छी, पश्चाग्र, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घूर्णन, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच की घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे दोनों पुर्जे स्लिप न करें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 275, हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है उच्च सतह से, निचली सतह से, पूरी सतह से एक साथ, मध्य सतह से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, निचली सतह से। हिमनदी में निचली सतह पर दाब अधिक होता है, जिसके कारण निचली सतह पर ताप ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए हिमनदी में बर्फ निचली सतह से पिघलना स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 278, रडार का प्रयोग या उपयोग किसके लिए किया जाता है? सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाज, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, ग्रहों को देखने के लिए, भूकंपों की तीव्रता का पता करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जहाज, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए। रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 289, एक घूर्णी फ्लाई व्हील का RPM निम्नलिखित द्वारा मापा जा सकता है? बैरोमीटर, एमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप। एक घूर्णी फ्लाई व्हील का RPM, जिसे रिवोल्यूशन पर मिनट, स्ट्रोबोस्कोप से नापा जा सकता है। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 280, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है स्टेरॉइड। क्या कहा जाता है? स्टेरॉइड। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे स्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 281, किसी प्लानर के कार्य का संपादन निम्नलिखित विधि द्वारा होता है? टेबल की गति द्वारा, ड्रम की गति द्वारा, टूल की गति द्वारा, या कैलेपर बॉक्स की गति। किसी प्लानर में कार्य का संपादन टेबल की गति द्वारा होता है, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 282, चिन्ह इनफाइनाइट प्रदर्शित करता है संपूर्ण क्षेत्रफल को, आगण्य को, बराबर के, अनंत।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनंत को। इनफाइनाइट इसे बोला जाता है। ओके, तो चिन्ह इनफाइनाइट एक प्रकार का गणितीय शब्दावली है जिसे अनंत से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न संख्या 283, PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है 284, चंद्रशेखर वेंकटरमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, किसमें? गणित में, रसायन में, भौतिक में, साहित्य में। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, भौतिक। रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 ईस्वी में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से चंद्रशेखर वेंकटरमन को प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 285, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है ना। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? हवा की गति मापी जाती है। केल्विन स्केल से क्या मापा जाता है बताइए? केल्विन से मापा जाता है ताप, और मिली बार स्केल से मापा जाता है दाब। तो इसको मिलान करना था तो मिल गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 286, आरडीएस क्या है? जो देखिए आपको सेना वोना में विस्फोट होता है ना, तो आरडीएस पकड़ा जाता है। तो आरडीएस क्या है ये बताना है। दाब मापने का एक यंत्र, एक जीन, उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होने वाला एक रसायन, एक विस्फोटक। तो आरडीएस एक विस्फोटक है जो पहाड़ों तोड़ने में या युद्ध में काम आता है ना। इसका पूरा फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, एक्सप्लोसिव। प्रश्न संख्या 288, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉपर सर्कुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया? तो 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिलेटिविटी का सिद्धांत देने के लिए किया था। क्या किया था? रिलेटिविटी का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 289, सिम का पूर्ण नाम है या पूरा नाम है सिम का, तो इसका पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 290, एंटी साइक्लोन का कारण क्या है? एंटी साइक्लोन जिसे प्रति चक्रवात कहा जाता है, इसका क्या रीजन है? तीव्र हवाएं, भारी वर्षा, स्पाइरली भीतर की ओर बहने वाली हवाएं या स्पाइरली बाहर की ओर बहने वाली हवाएं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पाइरली बाहर की ओर बहने वाली हवाएं। प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन उस विशिष्ट मौसम परिस्थिति को कहते हैं जिसमें किसी उच्च दाब या केंद्र का विकास होता है, अर्थात स्पाइरली बाहर की ओर बहने वाली हवाएं पैदा होती हैं। तो दोस्तों, जो आपके रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे जाते थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हमने करा दिया है। इसका एक पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिया है और ये हमारा दूसरा पार्ट था। ओके, अब हम भौतिक विज्ञान के बाद चलेंगे रसायन विज्ञान के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग रसायन विज्ञान का वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।